नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, अरे हम खुद, असल में ये सब बना किस चीज से है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और उन नन्हे नन्हे कणों की दुनिया को समझते हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इससे ना एक घर बनाने वाले मिस्त्री की तरह सोचिए। जैसे एक बड़ा सा घर कई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है, ठीक वैसे ही हमारे आसपास का हर पदार्थ, हर चीज छोटे छोटे टुकड़ों से ही बनी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सबसे छोटे टुकड़े आखिर हैं क्या? मतलब अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं उसके सबसे बुनियादी लेवल तक, तो हमें आखिर में क्या मिलेगा? चलिए पता लगाते हैं। तो अपनी इस खोज में ना हम बिल्कुल उसी घर की तरह जूम इन करेंगे और परत दर परत ये देखेंगे कि उसके सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं। तो हमारी दुनिया की जो ईंटें हैं उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी अणु। ये एटम्स के ऐसे ग्रुप हैं जो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ईंटें एक साथ जुड़कर एक दीवार बना देती हैं। अच्छा, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जैसे ईंटें रेत के कणों से बनती हैं ना, उसी तरह मॉलिक्यूल्स भी एटम्स यानी परमाणुओं से बने होते हैं। यही एटम्स हर चीज के असली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो लीजिए, पेश है हमारे आज के विश्लेषण का असली हीरो, एटम। चलिए इस अविश्वसनीय रूप से छोटे लेकिन बहुत ही ताकतवर कण को जरा करीब से समझते हैं। तो एटम क्या है? ये पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जिसे आप केमिकल तरीकों से और नहीं तोड़ सकते। पता है, ये एटम शब्द ग्रीक शब्द एटमॉस से आया है, जिसका मतलब ही होता है जिसे काटा ना जा सके। एक जमाना था जब इसे ही हर चीज की आखिरी इकाई माना जाता था। ये कितने छोटे होते हैं? अरे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, हमारे सिर का जो एक बाल है ना, उसकी चौड़ाई 1 नैनोमीटर से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा होती है, और इसी नैनोमीटर के स्केल पर एटम को मापा जाता है। पानी की सिर्फ एक बूंद में हजारों खरब एटम होते हैं। और अब चलिए जरा एटम के अंदर झांकते हैं। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसके सेंटर में, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वहां मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और बिना किसी चार्ज वाले न्यूट्रॉन, और इनके चारों तरफ बहुत तेजी से चक्कर काट रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। तो अब हम ये तो जान गए कि एटम्स क्या हैं, लेकिन ये करते क्या हैं? आइए अब देखते हैं कि ये आपस में मिलकर और भी जटिल चीजें कैसे बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे आसान तरीका है हाथ मिलाना। एटम ना कुछ खास तरह के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जब ये बॉन्ड बनते हैं तो ऐसा लगता है मानो वे सच में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं, पानी का। हम 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम लेते हैं। इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स इन्हें एक साथ खींचता है, मजबूत बॉन्ड्स बनते हैं और बस तैयार हो जाता है एक स्टेबल पानी का मॉलिक्यूल, यानी H2O। और ये न तो हाइड्रोजन जैसा होता है, न ऑक्सीजन जैसा, बल्कि कुछ बिल्कुल ही अलग और नया होता है। अब यहाँ ना एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है अक्सर। देखिए, सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड्स नहीं होते। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? चलिए इसे आसान बनाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जब किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही तरह के एटम हों, जैसे कि ऑक्सीजन गैस जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम जुड़ते हैं, तो वो एक तत्व का मॉलिक्यूल है। लेकिन जब उसमें 2 या उससे ज्यादा अलग अलग तरह के एटम हों, जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो एक कंपाउंड यानी यौगिक का मॉलिक्यूल है। चलिए इस टेबल से सारी बातें एकदम साफ हो जाएंगी। पहले बनावट। एटम सबसे छोटा कण है, जबकि मॉलिक्यूल इन्हीं एटम से बने हैं। अब आते हैं अस्तित्व पर। एटम आमतौर पर अकेले नहीं रह सकते। कुछ नोबल गैसों को छोड़ दें, वो जरा शांत स्वभाव की होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉलिक्यूल आराम से अकेले रह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमेशा किसी से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल बनाने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, और आखिर में एटम को केमिकल तरीकों से तोड़ा नहीं जा सकता, पर मॉलिक्यूल को वापस उसके एटम में तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारी छोटी छोटी बातें मिलकर कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। इसे इस तरह समझिए, अगर एटम हमारी भाषा की वर्णमाला है, मतलब क, ख, ग, तो मॉलिक्यूल्स उन अक्षरों से बनने वाले शब्द हैं, और हमारे चारों ओर का जो पूरा पदार्थ है, ये दुनिया, वो इन्हीं शब्दों से बनी एक बहुत बड़ी, जटिल और खूबसूरत कहानी है। और हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि अगर हर चीज, चाहे वो सोना हो या हवा, एक ही जैसे बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है, तो इन कणों की अलग अलग जमावट में ऐसा क्या खास है जो इतनी जबरदस्त वैरायटी पैदा करता है?
सोचने वाली बात है ना?